हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंडियन हिस्ट्री का एमपीपीएससी के लिए पीवाईक्यू से रिवीजन करेंगे। भारत का इतिहास, संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड्दर्शन, स्मृतियों, ऋतसभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंचमहायज्ञ, यज्ञ कर्म सिद्धांत, बोधिसत्व, तीर्थंकर। फिर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाएं, भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व एवं उत्सव, 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। फिर पहला टॉपिक का रिवीजन करते हैं पहले। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ और मानव की पहली पुस्तक है। ऋग्वेद जो है आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ और मानव की पहली पुस्तक है। इसका रचनाकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। रचनाकार ऋषि इसमें रहे हैं गृहस्थमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ और उनके वंशज। प्रथम मंडल के 50 सूक्त और 8वें मंडल का निर्माण ऋषि कर्म और अंगिरस के वंशजों ने किया है। मतलब प्रथम मंडल के 50 सूक्त और 8वें मंडल का निर्माण किसने किया है? ऋषि कर्म और अंगिरस के वंशजों ने। इसमें महिला ऋषिकाएं भी थीं, जैसे कि गार्गी, जूहू, घोषा, लोमा, शंची, लोपामुद्रा और विश्ववारा। वेदों की भाषा संस्कृत थी एवं लिपि ब्राह्मी। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल होने के कारण ऋग्वेद को निरुक्त में 10 तई कहा गया है। प्रथम एवं 10वां मंडल नवीनतम है। सर्वाधिक संख्या में 10वें और प्रथम मंडल में है। सर्वाधिक संख्या में सूक्त जो है वो 10वें और प्रथम मंडल में है। दोनों सूक्तों की संख्या 191 है, परंतु वह सर्वाधिक मंत्र संख्या प्रथम मंडल में है। सबसे कम सूक्त और मंत्र संख्या दूसरे मंडल में है। 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 वंश मंडल या कुल मंडल या ऋषि मंडल कहलाते हैं, जो कि सबसे प्राचीन है। 8वां एवं 9वां मंडल वंश मंडल के बाद के हैं। ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, जिसमें 5 शाखाएं प्रधान हैं: शाकल, वाशकल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकेय या मांडुकायन। संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव किस वेद द्वारा हुआ? संस्कृत साहित्य का प्रादुर्भाव ऋग्वेद द्वारा हुआ। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। अथर्ववेद वेदों की चौथी संहिता है। अथर्ववेद में सभा और समिति को अलग अलग संस्थाओं के रूप में वर्णित किया गया है। अथर्ववेद में इन दोनों संस्थाओं का उल्लेख प्रजापति नामक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है, जो उनके पृथक अस्तित्व को दर्शाता है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कौशिकी। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश एवं जैमिनी और अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐतरेय ब्राह्मण। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच प्रसिद्ध संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यह संवाद राजा जनक की सभा में हुआ था। यहाँ गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में गहन प्रश्न पूछे थे। सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का मुख्य आधार है, जो कार्य कारण सिद्धांत है, जिसके अनुसार कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले ही कारण में विद्यमान रहता है। यानी जो भी बनता है वह अपने बनने के कारणों में पहले से ही मौजूद रहता है, मौजूद होता है। वह उसका स्वरूप प्रकट होता है, बस उसका स्वरूप प्रकट होता है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसी अंतरंग साधना कहा जाता है? धारणा, ध्यान और समाधि को। अष्टांग योग में धारणा, ध्यान और समाधि को अंतरंग साधना कहा जाता है, क्योंकि ये आंतरिक चेतना और मन पर केंद्रित आंतरिक अभ्यास हैं। ये योगाभ्यास के अंतिम 3 अंग हैं, जो आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं, जबकि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार बहिरंग अभ्यास माने जाते हैं, जो मन को तैयार करते हैं।
कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण हिंदू धर्म के शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, जो देवी शक्ति की पूजा पर केंद्रित है। यह पुराण 18 छोटे पुराणों में से एक है और देवी काली या कामाख्या की महिमा का बखान करता है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुदान करना पड़ता है? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। मनुष्य को गृहस्थ आश्रम में रहते हुए पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है। ये 5 नैतिक कर्तव्य यज्ञ थे। ब्रह्मदेव में वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। देव यज्ञ में देवताओं को आहुति देना। पितृयज्ञ में पूर्वजों को तर्पण। भूत यज्ञ में जीव जंतुओं के प्रति दया। और मानुष्यज्ञ या आतिथ्य यज्ञ में अतिथियों का सत्कार। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? त्रिष्टुप मंत्र के। उपनयन संस्कार के प्रत्येक द्विज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए अलग अलग मंत्र छंदों में संपादन होता था। ब्राह्मण के उपनयन में गायत्री मंत्र, क्षत्रिय के उपनयन में त्रिष्टुप मंत्र और वैश्य के उपनयन में जगती मंत्र। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। हिंदू धर्म में संस्कारों की कुल संख्या 16 है, जिन्हें 16 संस्कार कहा जाता है। ये संस्कार व्यक्ति के गर्भाधान से लेकर मृत्यु के जीवन के विभिन्न चरणों में किए जाते हैं और इनका उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास और सामाजिक आदर्शों के प्रति प्रशिक्षण सुनिश्चित करना होता है। गर्भाधान संस्कार गर्भधारण का संस्कार है। पुंसवन संस्कार संतान प्राप्ति के लिए किए जाने वाला संस्कार है। फिर है सीमांतोन्नयन संस्कार, गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाला एक और संस्कार। फिर है जात कर्म संस्कार, शिशु के जन्म के समय किए जाने वाला एक संस्कार। नामकरण संस्कार, शिशु का नाम रखने का संस्कार। निष्क्रमण संस्कार, शिशु को पहली बार घर से ले जाने का संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार, शिशु को पहली बार ठोस अन्न खिलाने का संस्कार। मुंडन चूड़ाकर्म, शिशु के बालों को पहली बार कटवाने का संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, विद्या की शुरुआत करने का संस्कार। उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करने की रस्म और पवित्र सूत्र दीक्षा। वेदारंभ संस्कार, वेदों के अध्ययन की शुरुआत का संस्कार। केशांत संस्कार, दाढ़ी मूछ के बालों को कटवाने का संस्कार। समावर्तन संस्कार, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरुकुल से विदाई। विवाह संस्कार, जीवन साथी चुनने का संस्कार। वानप्रस्थ संस्कार, गृहस्थ जीवन के वानप्रस्थ की ओर बढ़ना। अंत्येष्टि संस्कार, किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार और कर्मकांड। फिर है त्रिपिटक। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्राचीनतम और एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसका शाब्दिक अर्थ 3 पिटारियां हैं। यह पाली भाषा में लिखित भगवान बुद्ध के उपदेशों, दार्शनिक विचारों और मठवासी नियमों का एक विशाल संग्रह है। इसे 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षाणियों के आचार संहिता व अनुशासन संबंधी नियम है। फिर है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में है महात्मा बुद्ध के धर्मोपदेश और नैतिक सिद्धांतों का संकलन। फिर है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान से संबंधित गूढ़ विषय हैं। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत से संबंधित प्रवचन संकलित है? सुत्त पिटक में आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ये महायान और वज्रयान दोनों से संबंधित है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प महायान एवं वज्रयान बौद्ध साहित्य से संबंधित है। यह तांत्रिक स्वरूप वाले ग्रंथों में गिना जाता है और इसमें मंजूश्री, बोधिसत्व की महिमा, साधना और मंत्र का उल्लेख मिलता है। महायान परंपरा में बोधिसत्व की उपासना, करुणा और ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। उन्होंने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की और भारत के पुरातात्विक स्थलों का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण और उत्खनन किया, जिससे उन्हें यह सम्मान मिला। सिंधु सभ्यता की प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? पीपल के वृक्ष की। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर पीपल वृक्ष की आकृतियां पाई गई हैं। यह वृक्ष उस समय पूजनीय एवं धार्मिक महत्व का प्रतीक था। मोहरों पर पीपल वृक्ष को किसी देवी देवता या योगी रूपी आकृति के साथ दर्शाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था। सही है। वह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ये दोनों सही है।
फिर है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के तट पर वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत मतलब लड़काना जिले में स्थित है। 1922 ईस्वी में इसका उत्खनन किया गया था। यहाँ से महान स्नानागार, अन्नागार, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, पुजारी राजा की मूर्ति आदि प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्यकालीन नगर है। आधुनिक पटना बिहार। यह सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। हड़प्पाकालीन स्थल हैं कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे स्थित है। और लोथल गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है। ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? व्यापारी। ऋग्वैदिक काल के पणि धनी और उद्यमी व्यापारी वर्ग से संबंधित थे जो सूदखोरी और व्यापार से धन कमाते थे। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं भी करते थे। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था? वैश्य वर्ण को। प्राचीन काल में वैश्य वर्ण को सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह का अर्थ है व्यापारी संघ या प्रमुख व्यापारी नेता। वैश्य वर्ग मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार में संलग्न था। यात्राओं और व्यापारिक काफिलों के संगठन व संचालन का दायित्व वैश्य वर्ग पर था। चंद्रप्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? अवंती के। चंद्रप्रद्योत प्राचीन भारत के महाजनपद अवंती के राजा थे। वे महाजनपद कालीन प्रद्योत वंश से संबंधित थे। अब आता है मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। बिंदुसार के शासन काल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य समाज में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उल्लेख बुद्ध घोष की शमंतपाशादिका में मिलता है। शमंतपाशादिका पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके लेखक बुद्ध घोष थे। इसमें उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाने का कार्य सौंपा गया था। फिर अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख पेदस्सियम देवनाम्पी के रूप में किया गया है? अशोक का। अभिलेखों में पेदस्सियम देवनाम्पी के रूप में सम्राट अशोक का उल्लेख किया गया है। पेदस्सी इसका अर्थ वह है जो दूसरों के साथ दया का संबंध रखता है या देखने में सुंदर है। देवनाम्पी इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। फिर है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है? मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा न्याय विभाग से संबंधित है। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा का संबंध न्याय विभाग से था जो विशेष रूप से कंटक शोधन फौजदारी न्यायालयों के न्यायाधीश होते थे, जहां वे राज्य और व्यक्ति के बीच विवादों का निपटारा करते थे। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? शुंगों के पूर्वज उज्जैन से थे। शुंगों के पूर्वज मूल रूप से मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित थे। शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य के समय उज्जैन में मौर्यों के वायसराय थे और यहीं से उनके पूर्वज थे। शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? चांदी के। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के प्रचलित किए। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा ब्राह्मणों को कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी जिसे अग्रहार अनुदान कहा जाता था। दक्षिण भारत के इतिहास। किसकी प्रशासनिक प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? चोलों की। चोल राजाओं की प्रशासनिक प्रणाली की एक अनूठी विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास था, जिसमें गांवों में स्थानीय सभाओं का उर और सभा कहा जाता था और ये गांव के भीतर के विभिन्न प्रशासनिक और विधायी कार्यों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण शक्ति रखती थी। चोल ग्रामीण प्रशासन की जानकारी मुख्य रूप से उत्तर मेरू अभिलेख से मिलती है। फिर राजपूत काल। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? विद्याधर ने। महमूद गजनवी का सामना चंदेल राजा विद्याधर ने किया था। विद्याधर
चंदेल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और उन्होंने अपने शासनकाल में महमूद के कई आक्रमणों को विफल किया। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? तोमर वंश ने। 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना तोमर राजपूत वंश के संस्थापक राजा अनंगपाल द्वितीय ने की थी। तोमर राजवंश ने दिल्ली को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? जयचंद को। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहरवाल राजा जयचंद को हराया था। इस युद्ध में जयचंद हार गए थे और मारे गए थे। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। फिर आता है सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? खिलजी वंश ने। गुलाम वंश या मामलुक वंश का शासन था 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का शासन था 1290 से 1414 ईस्वी। तुगलक वंश का शासन था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। सैयद वंश का शासन था 1414 से 1451 ईस्वी। लोधी वंश का शासन था 1451 से 1526 ईस्वी। इस तरह से क्या था? खिलजी वंश का शासन सबसे कम था। फिर गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। बाजार सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे, जिन्होंने अपनी सेना के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों के भुगतान हेतु नकद वेतन की व्यवस्था करने और जमाखोरी व कालाबाजारी को रोकने के लिए मूल नियंत्रण उपायों की एक व्यवस्था स्थापित की थी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? इल्तुतमिश की अधीन सेवा नहीं की थी इसने। आइन उल मुल्क मुल्तानी दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध अमीर और प्रशासक था। उसने निम्न शासकों की सेवा की थी: अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। लेकिन इल्तुतमिश जो था 1211 से 1236 ईस्वी के अधीन इसने सेवा नहीं की थी, क्योंकि वह उससे कहीं बाद के काल का व्यक्ति था। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। अमीर खुसरो मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों जैसे बलबन, जलालुद्दीन खिलजी और विशेष रूप से अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक शासकों के दरबारों से अपना संबंध बनाए रखा। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और स्वयं गियासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। उसने 1320 से 1325 तक शासन किया और तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? तारीख फिरोज शाही के रचनाकार जियाउद्दीन बन्नी है। जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही मध्यकालीन भारत के एक भारतीय मुस्लिम राजनीतिक विचारक जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह पुस्तक 1357 ईस्वी में पूरी हुई और गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के शुरुआती वर्षों तक की दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन करती है। तहकीक-ए-हिंद किताब के लेखक कौन है? अल-बरूनी। तहकीक-ए-हिंद के लेखक अल-बरूनी हैं, जो 11वीं शताब्दी के एक फारसी विद्वान थे। इस पुस्तक में उन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म, समाज और आर्थिक जीवन का विस्तृत और वस्तुनिष्ठ वर्णन किया। विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य, इसके संस्थापक थे हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम। स्थापना वर्ष इसका 1336 ईस्वी। वंश संगम वंश से संबंधित था और राजधानी थी विजयनगर शहर। निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में भारत आए थे और उन्होंने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। वह एक इतालवी यात्री और व्यापारी थे जो देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान भारत आए। अन्य प्रमुख यात्री: अब्दुल रज्जाक फारस से आया था, 1443 में एक फारसी राजदूत था। अफनासी निकितिन 1470 के आसपास विजयनगर साम्राज्य आया था, रूस से आया था ये। डोमिंगो पेस पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था और उसने कृष्णदेव राय का शारीरिक विवरण भी दिया।
फर्नाओ नोन्स, ये पुर्तगाल से था और 16वीं शताब्दी में आया था, जिसने राजधानी विजयनगर में 3 साल बिताए और शहर की किलेबंदी और निर्माण के बारे में विवरण दिया। सीजर फ्रेडरिक इटली से आया था और 1567 में इटली से आया था। फिर आता है भक्ति और सूफी संत। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? अलवारों की संख्या है 12 और नैनारों की संख्या है 63। अलवार संत, ये विष्णु और उनके अवतारों के प्रति समर्पित कवि संत थे। अलवारों की पारंपरिक संख्या 12 और उनके भक्ति गीतों का संकलन नल ईरादि प्रबंधन में किया गया है। नैनार संत, ये शिव और उनके रूपों के प्रति समर्पित कवि संत थे। परंपरा के अनुसार कुल 63 नैनार हुए हैं और उनके भजनों का संकलन शिव भक्ति के पवित्र ग्रंथ तिरुमुराई में किया गया है। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवर संतों द्वारा किया गया। अलवर संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी अंडाल थी, जिन्हें गोदा और गोदा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने तमिल में थिरुपवई और नचियार तिरुमोझी जैसी प्रसिद्ध कृतियां लिखी, जो भक्ति साहित्य का हिस्सा हैं। श्रीविल्लिपुथूर मंदिर उनके जीवन और भक्ति से जुड़ा है। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास जी की नहीं है? साहित्य रत्न तुलसीदास की रचना नहीं है। संत तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछु, बरवै रामायण, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न आदि। पोथी पढ़ जगमुआ, भय न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यह पंक्तियां किसने लिखी हैं? कबीर ने लिखी हैं। यह पंक्तियां प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास ने लिखी हैं। उनका यह दोहा इस बात पर जोर देता है कि केवल किताबी ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, बल्कि प्रेम के सही अर्थ को समझना असली पंडित या सच्चा ज्ञानी बनाता है। संत कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं साखी, सबद और रमैनी। फिर आता मुगल काल। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में, सासाराम बिहार। जो विंध्य पर्वत है, वो विंध्य पर्वत का एक्सटेंशन जो है सासाराम बिहार तक गया है। ठीक है। शेर शाह का मकबरा स्थान सासाराम बिहार। निर्माण 1540 और मकबरा का निर्माण कब हुआ था? 1540 और 1545 के बीच। शेर शाह की मृत्यु के बाद वास्तुकार कौन था? मीर मोहम्मद अलीवाल खान। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका दूसरा पुत्र इस्लाम शाह सूरी था, जो पहले जलाल खान के नाम से जाना जाता था, जिसने 1545 से 1553 तक शासन किया। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? अकबर ने मदरसा पाठ्यक्रम में तर्कशास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, इतिहास आदि लौकिक विषयों को भी शामिल कराया। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना कर विभिन्न मतों के विद्वानों को आमंत्रित किया। शिक्षा का उद्देश्य केवल धार्मिक न होकर व्यवहारिक और प्रशासनिक दक्षता पर आधारित बनाया। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? ये जो खुसरो था, ये इसका पूरा नाम खुसरो मिर्जा था। तो खुसरो मिर्जा जहांगीर का पुत्र था। खुसरो मिर्जा मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। खुसरो मिर्जा का जन्म 1587 में हुआ था। यह खुसरो मिर्जा जो था, यह अकबर का पोता और जहांगीर तथा उसकी पत्नी मानबाई का पुत्र था। ये खुसरो मिर्जा ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध ही विद्रोह किया था 1616 ईस्वी के आसपास, जिसमें उसको सफलता मिली। बाद में उसी विद्रोह से जुड़ी परिस्थितियों में सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह। रंगीला के नाम से जाने जाने वाले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह थे। वह एक आनंद प्रेमी, सुखलिप्त सम्राट थे और कलाओं खासकर संगीत के बहुत बड़े संरक्षक थे। इसी वजह से उन्हें यह नाम मिला। वास्तविक नाम इनका रोशन अख्तर था। उन्होंने 1719 से 1748 तक शासन किया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? अकबर द्वितीय ने। राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर ब्रिटेन भेजा था और उन्हें इंग्लैंड में मुगल सम्राट का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजा की उपाधि से विभूषित किया गया था।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें उन्होंने करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराया और दिल्ली को लूटा था। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीर किसकी रचना है? शाकी मुस्तैद खां की रचना है। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीर की रचना शाकी मुस्तैद खां ने की थी। यह ग्रंथ सम्राट औरंगजेब के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है और इसकी शुरुआत मिर्जा मोहम्मद काजिम ने की थी, जिसे शाकी मुस्तैद खां ने पूरा किया। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? जूता के संदर्भ में मिलता है। पनही यह शब्द भी जूतों और चप्पलों के लिए प्रयोग किया जाता था जो चमड़े या अन्य सामग्रियों से बनाए जाते थे। उपानह यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ बांधना या जकड़ना होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के जूतों, सैंडलों और चप्पलों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, विशेष रूप से आम लोगों द्वारा पहने जाने वाले। था मराठा एवं सिख धर्म। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास। शिवाजी महाराज के गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था। वे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने शिवाजी के राज्य के लिए धार्मिक और राजनीतिक रूप दिया था। शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? सुमंत। शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान उनकी मंत्रिपरिषद थी, जिसमें 8 मंत्री शामिल थे जो विभिन्न विभागों के प्रमुख थे और शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। इन आठ मंत्रियों में पेशवा को प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, वित्त मंत्री को अमात्य कहा जाता था और दैनिक कार्यों का लेखा जोखा रखने वाले को क्या कहा जाता था? मंत्री। और शाही पत्र व्यवहार करने वाले को क्या कहा जाता था? सचिव कहा जाता था। विदेश मंत्री को सुमंत कहा जाता था और सैनिक प्रमुख को सेनापति और दान अध्यक्ष को कहा जाता था पंडित राव और कानूनी मामलों का निर्णायक जो था उसे कहा जाता था न्यायाधीश। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। यह युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया, जो वर्तमान समय में हरियाणा में है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? गुरु अंगद को। गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी भाई लहना को नियुक्त किया, जिन्हें बाद में गुरु अंगद नाम दिया गया। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उन्होंने आनंदपुर साहिब में बैसाखी के दिन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? शुकर चकिया मिसल। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध शुकर चकिया मिसल से था, जिसके वे अंतिम कमांडर थे और बाद में इसी मिसल के नेतृत्व में उन्होंने एक स्वतंत्र सिख साम्राज्य की स्थापना की। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता गुफाएं जातक कथाओं से संबंधित है। अजंता गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का समूह है, जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 480 ईस्वी के बीच निर्मित हुई थी। ये गुफाएं जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन के दृश्यों को दर्शाने वाली अपनी उत्कृष्ट चित्रकारी और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं और इन्हें यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित हैं? राष्ट्रकूट काल से। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से राष्ट्रकूट वंश के काल से संबंधित हैं, जिसने इन शैलकृत गुफा मंदिरों के निर्माण में प्रमुख योगदान दिया था। ये स्थल छठी से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच निर्मित हुए थे और एलोरा के कुछ हिस्सों का निर्माण यादव वंश के शासनकाल में भी हुए। एलोरा परिसर में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के मंदिर हैं, जो तत्कालीन धार्मिक सौहार्द को दर्शाते हैं। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा की गुफाओं में। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में एलोरा गुफाओं में स्थित एक अद्भुत मंदिर है, जिसे एक ही विशाल चट्टान के ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। यह 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में निर्मित हुआ था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर राजसिम्हा शैली में बना है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु में, जो इसका निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह या राजसिम्हा 690 से 628 ईस्वी ने कराया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली का प्रारंभिक उत्कृष्ट उदाहरण है। महेंद्र शैली में महेंद्र शैली शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। इस गुफा की विशेषता थी गुफा मंदिर था और उदाहरण कौन सी गुफा है? मंडग पट्टू गुफा।
फिर है मामल्य शैली नरसिंहवर्मन प्रथम, एकाश्म रथ मंदिर और गुफा का उदाहरण है महाबलीपुरम के 5 रथ। राजसिंहा शैली नरसिंहवर्मन द्वितीय, पूर्ण विकसित द्रविड़ शैली के पत्थर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ शोर मंदिर। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं नहीं हैं? सांची और बलसार में बौद्ध गुफाएं नहीं हैं। अजंता महाराष्ट्र, बौद्ध गुफाएं यहाँ सुंदर भित्ति चित्र और विहार चैत्यगृह बने हैं। बाघ मध्य प्रदेश धार जिला, यहाँ पे बौद्ध गुफाएं विशेषकर अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। बलसार जो कि गुजरात में है, यहाँ पर बौद्ध गुफाएं नहीं मिली हैं। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में, यहाँ स्तूप और स्तंभ तो मिलते हैं, लेकिन स्तूप स्तंभ और मठ हैं लेकिन गुफाएं नहीं हैं। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक यूनानी दूत मेगास्थनीज हैं। उन्होंने यह पुस्तक मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल का वर्णन करने के लिए लिखी थी। हालांकि अब यह मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, बल्कि इसके अंश बाद के लेखकों के ग्रंथों से मिलते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त जी ने लिखी थी। पंचतंत्र मूल रूप में लिखी गई है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा है। यह प्राचीन संस्कृत नीति कथाओं का एक संग्रह है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कश्मीर के इतिहास से। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी की रचना 1148 से 50 के बीच कश्मीर में भारत में हुई थी। राजतरंगिणी कई शाही राजवंशों का विवरण है जिन्होंने कश्मीर के प्राचीन राज्य पर उसके पौराणिक उद्गम से लेकर कवि के समय तक शासन किया। शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक फिरदौसी था। फिरदौसी। शाहनामा या शाहनामे फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह सन 636 के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है। खोरासान के महमूद गजनी के दरबार में प्रयुक्त इस किताब को फिरदौसी ने 30 साल की मेहनत के बाद सन 1010 में तैयार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है? शहनाई जो है इंडो इस्लामिक उत्पत्ति का नहीं है। इंडो इस्लामिक उत्पत्ति वाले वाद्य सितार जो है मुगल कालीन संगीत वाद्य हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रचलित है। तबला जो है भारत में विकसित हुआ पर मुस्लिम संगीताचार्यों के प्रभाव में हुआ। सारंगी राजस्थानी और उत्तर भारतीय लोक संगीत से जुड़ा है। मुगल कालीन संवर्धन हुआ इसका। शहनाई जो है यह मूलतः भारत में प्राचीन हिंदू धार्मिक वाद्य विवाह और मंदिर समारोह में उपयोग किया जाता था। इसकी उत्पत्ति इंडो इस्लामिक नहीं है बल्कि पारंपरिक भारतीय है। महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? महाकुंभ का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। महाकुंभ का आयोजन अंतराल 12 वर्षों में होता है। स्थान भारत के 4 पवित्र स्थलों पर होता है। प्रयागराज में, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, मुख्य रूप से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास, नासिक गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? मानसरोवर जो है 4 धाम में संबंधित नहीं है। 4 धाम में सम्मिलित है पुरी, द्वारका, रामेश्वरम और एक और है पुरी, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। 4 धाम 4 पवित्र तीर्थ स्थल है। भगवान शिव और विष्णु से संबंधित तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, विष्णु मंदिर से संबंधित है। पुरी जो है उड़ीसा में है, जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है। रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, शिव मंदिर से संबंधित है। द्वारिका जो कि गुजरात में है, कृष्ण भगवान का स्थान है। मानसरोवर यह एक पवित्र हिमालयी झील है, 4 धाम में शामिल नहीं है बल्कि स्वयंभू तीर्थ स्थल माना जाता है। ब्रिटिश राज्य की स्थापना एवं विस्तार सन 1600 से 1857 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में पश्चिमी प्रेसिडेंसी सूरत में थी, जिसे 1612 से 1687 तक सूरत प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था।
सूरत में कंपनी के पहले कारखाने की स्थापना के साथ ही इस प्रेसिडेंसी की शुरुआत हुई थी और 1687 में इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरित होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। यह ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और प्रशासन को नियंत्रित और विनियमित करना था। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? 1829 ईस्वी में। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित करके समाप्त किया था। इन्होंने बंगाल सती विनियमन 1829 जारी किया जिसने इस प्रथा को अपराध बना दिया। यह एक महत्वपूर्ण सुधार था जो राम मोहन राय जैसे सुधारकों के प्रयासों से प्रेरित था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 1835 ईस्वी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सीधे प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान नहीं की थी। यह उनके उत्तराधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड मेटकाफ द्वारा 1835 में किया गया था। उन्होंने प्रेस मुक्तिदाता के रूप में ख्याति अर्जित की थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा से। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र भारत में शिक्षा सुधारों से संबंधित था जिसे वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, जो 1854 में प्रकाशित हुआ था। इस दस्तावेज को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा पत्र माना जाता है क्योंकि इसने भारत में शिक्षा के आधुनिकीकरण की नींव रखी। इसमें अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने और विभिन्न स्तरों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया जाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? सतारा था। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सबसे पहले सतारा 1848 में, फिर जौनपुर 1849 में, संबलपुर 1850 में, बालाघाट 1850 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 तथा झांसी 1853 और अंत में नागपुर 1854 को 1854 में ब्रिटिश राज में मिलाया गया था। यह सिद्धांत उन भारतीय रियासतों पर लागू होता था जिनके शासकों की कोई स्वाभाविक संतान नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में उनकी रियासत पर ब्रिटिश ताज का अधिकार हो जाता था। किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था की स्थापना की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में स्थापित की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई थी, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया था और उन्हें सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करना होता था। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? 1881 से प्रारंभ हुई थी। भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई। इससे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में एक गैर वैज्ञानिक जनगणना हुई थी, लेकिन पहली व्यवस्थित और समकालिक जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में आयोजित की गई थी। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन 1885 में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी और प्रथम जनगणना की शुरुआत 1972 में हुई थी। लेकिन प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे सिद्धो। संथाल विद्रोह, जिसे संथाल विद्रोह या संथाल हुल के नाम से जाना जाता है, वर्तमान झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी प्रथा के विरुद्ध संथालों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। विद्रोह का समय यह है 1855 में शुरू हुआ और 1856 तक चला। फिर आता है 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 ईस्वी में की थी। यह तब हुआ जब ब्रह्म समाज के अंतर मतभेद हुए और देवेंद्रनाथ टैगोर के अनुयायियों ने मिलकर आदि ब्रह्म समाज का गठन किया। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। देवेंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर ने 1862 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था।
टैगोर केशव चंद्र सेन को अपने लिए बहुत उपयोगी मानते थे और उन्होंने उन्हें ब्रह्मानंद की उपाधि भी दी थी। 1865 में विचारों के मतभेद के कारण केशव चंद्र सेन को पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इसके बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। परमहंस मंडली 1849 में बम्बई, अब मुंबई कहा जाता है, इसमें दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग जैसे सुधारकों द्वारा स्थापित एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था, जिसका मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसके सदस्य गुप्त बैठकों में एकत्र होते थे और विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा पकाए गए भोजन का सेवन करते थे, जो पारंपरिक सामाजिक मानदंडों को चुनौती देता था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 16 जुलाई 1856 को लागू हुआ और इसने भारत में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाया। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इस अधिनियम को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी, यही नाम है इनका। बंगला भाषा के ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। यह उपन्यास 1865 में प्रकाशित हुआ था और बंगाली साहित्य का पहला प्रमुख उपन्यास माना जाता है। दुर्गेश नंदिनी के अलावा उनके अन्य प्रसिद्ध उपन्यासों में आनंदमठ, मृणालिनी और कपाल कुंडला शामिल हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को मुंबई में की गई थी। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी। हालांकि महादेव गोविंद रानडे और रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जैसे अन्य प्रमुख नेताओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह ब्रह्म समाज से प्रभावित एक स्वतंत्र आंदोलन था, जिसने सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ एक ईश्वर में विश्वास करने पर जोर दिया। इसका उद्देश्य धार्मिक सुधार लाना, जातिगत भेदभाव का विरोध करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को समाप्त करना और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन अपना भाषण कब दिया था? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण 11 सितंबर 1893 को दिया था। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तक है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव प्रारंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का श्रेय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है, जिन्होंने 1893 में इसे सार्वजनिक उत्सव का रूप दिया था, जिससे यह एक राष्ट्रीय पर्व बन गया। तिलक का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को एकजुट करना था और उन्होंने गणेश उत्सव का उपयोग लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए किया। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, इस तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? सिस्टर निवेदिता के द्वारा। यह कथन सिस्टर निवेदिता ने कहा था और यह उनके कई पत्रों में से एक में पाया जाता है, जो उन्होंने अपनी मित्र मिस मैक्लियोड को 1900 से 1905 के बीच लिखे थे, जिसमें ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी घृणा व्यक्त की गई थी। स्वतंत्रता संघर्ष 1857 से 1919 तक। के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? इन्होंने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। यह कथन के.एम. पणिक्कर ने गोपाल कृष्ण गोखले के लिए कहा था। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? सूरत अधिवेशन में। सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम और नरम दल दो दलों में बट गई। इसी को सूरत विभाजन कहते हैं। 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसी करने वालों की संस्था कही थी। कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशनों को मनोरंजन के अवकाश के रूप में वर्णित किया था तिलक ने, जबकि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक उत्सव की बैठक करार दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण करना, यह कांग्रेस की मांग कभी भी नहीं थी।
राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक था। कांग्रेसी प्रारंभिक रणनीति और सुधारवादी मांगें थी लेजिस्लेटिव काउंसिलों में सदस्यों की संख्या बढ़ाना, जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाना, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, अधिकारों का उचित वितरण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण कभी भी कांग्रेस की मांग नहीं थी। वर्ष 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। वर्ष 1909 का अधिनियम पार्लियामेंट्री सुधार, मुख्य विशेषताएं, भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाना, केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, पृथक मताधिकार, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था लागू की गई, प्रशासनिक और कार्यपालिका में सीमित सुधार। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित एक गुप्त भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संस्था थी, जिसकी शुरुआत में तमेला के रूप में हुई थी। यह संस्था भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी थी और उसमें भारत के कई क्रांतिकारी और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी, जिसे मूल रूप से पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन कहा जाता था, की स्थापना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में बाबा सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तीन कठिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को तीन कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता था। इस प्रणाली के तहत यूरोपीय बागान मालिक भारतीय किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर थे। चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से स्वतंत्रता तक। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आग्रह किया था? असहयोग आंदोलन के समय। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। यह आह्वान 28 जुलाई 1921 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था, जब राजकुमार एडवर्ड भारत यात्रा पर आने वाले थे। इस बहिष्कार का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज के प्रति भारतीय लोगों के विरोध को दर्शाना था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? अबुल कलाम आज़ाद। 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बनाया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभालने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति थे। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1946 से लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दलित वर्गों के नेता के रूप में उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की और इस मुद्दे पर तीनों सम्मेलनों में अपनी बात रखी। सत्येज बहादुर सप्रू एक उदारवादी नेता के तौर पर उन्होंने भी तीनों सम्मेलनों में प्रतिनिधित्व किया। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जानी जाती है, क्योंकि यह तिथि संबंधित है महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से संबंधित है। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने लगभग 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा शुरू की थी। ये 12 मार्च 1930 की डेट याद रखना, क्योंकि इसे PYQ में पूछा गया है और 78 अनुयायी थे, ये भी PYQ में पूछा गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कठोर नमक कानून को तोड़ना था। नमक पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए कर के विरोध में गांधी जी ने समुद्र से पानी से नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया। यह यात्रा 24 दिन तक चली, जिसमें गांधी जी ने 358 किलोमीटर की दूरी तय की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी और उनके अनुयायियों ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से शुरू की थी? साबरमती आश्रम से। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? सूरसेन। चटगांव शस्त्रागार रेड या चटगांव विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सूरसेन के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश भारत के चटगांव में भारतीय पुलिस और सहायक शस्त्रागार पर छापा मारने का एक प्रयास था।
इस छापे का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विद्रोह को भड़काना और अंग्रेजों से लड़ना था। इस घटना में सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वद्देदार जैसे एक युवा क्रांतिकारियों ने भाग लिया था। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। वे कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष चुने गए, लेकिन गांधी जी के साथ मतभेदों के कारण उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? चौधरी रहमत अली द्वारा। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने पर्चे अब या कभी नहीं में किया था। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की थी? 16 अगस्त 1946 को। यह डेट याद रखना, पीवाईक्यू में पूछा जाता है बार बार। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, जिसका उद्देश्य एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के लिए दबाव बनाना और अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए सामान्य हड़तालों और आर्थिक बंदों का उपयोग करना था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA इंडियन नेशनल आर्मी के मुकदमे का वकील थे? भूला भाई देसाई। INA के लिए कांग्रेस की रक्षा टीम के गठन की घोषणा की और उस समय के प्रसिद्ध वकीलों में थे, जिसमें भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और कैलाश नाथ मंजूष शामिल थे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? रंगून। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय मूल रूप से सिंगापुर में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 1844 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा रंगून वर्मा स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत, याद रखना, इसमें ज़्यादातर लोगों को गलत हो जाता है, इसमें गांधी जी लगा देते हैं, जबकि इसका सही आंसर है भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन इस नारे को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बनाया और इस्तेमाल किया, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यूसुफ मेहर अली एक समाजवादी कांग्रेसी नेता थे और उन्होंने पहले साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा भी दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन को भारत अगस्त आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने की थी। आंदोलन की शुरुआत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी। महात्मा गांधी ने मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था। भारत के विभाजन के संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? 3 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी। इस योजना को तीसरी जून योजना के नाम से जाना जाता है और इसने ब्रिटिश भारत के विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 222 रियासतें। 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में लगभग 222 रियासतें मिलाई गई थीं, जिसमें काठियावाड़ की कई छोटी बड़ी रियासतें शामिल थीं। यह गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से संयुक्त राज्य काठियावाड़ के रूप में हुआ था, जिसे बाद में बदलकर सौराष्ट्र संघ कर दिया गया। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। योजना आयोग अब खत्म हो गया है, अब नीति आयोग आ गया है, तो नीति आयोग के भी जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन हुआ था 1953 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के राज्य का गठन हुआ था, जिसका आधिकारिक गठन 1953 में हुआ था। यह राज्य मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और कितने संघ शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? 14 राज्यों और 6 संघ शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप भारत में 14 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने 1977 में विदेश मंत्री के तौर पर यह ऐतिहासिक भाषण दिया था। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्स की समाप्ति कब की गई थी? 1971 में। अन्य
19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? डॉक्टर आर.सी. मुजुमदार और डॉक्टर S.N. सेन। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में था। विशेष रूप से डॉक्टर आर.सी. मुजुमदार और डॉक्टर S.N. सेन का मत था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रवादी आंदोलन का परिपक्व रूप नहीं था, बल्कि केवल एक आरंभिक चेतना थी, जबकि राष्ट्रवाद का संगठित और व्यापक रूप बाद में विकसित हुआ। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? W.H. रसल। इसे याद रखने मतलब ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। W.H. रसल ने ये स्टेटमेंट कहा था, भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है। W.H. रसल। 1857 के विद्रोह के समय लंदन से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध समाचार पत्र द टाइम्स के विशेष संवाददाता W.H. रसल थे। उन्होंने भारत के हालातों का प्रत्यक्ष विवरण दिया और लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था। रसल को आधुनिक युद्ध पत्रकारिता का अग्रदूत भी माना जाता है। अग्रदूत। वॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। अंग्रेज प्रशासक सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारत की ग्राम व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहा था कि भारत के गांव छोटे छोटे गणतंत्र हैं, लिटिल रिपब्लिक्स हैं। उनका आशय था कि भारतीय ग्राम समाज आत्मनिर्भर होता था, जहां कृषि, शिल्प और सामाजिक जीवन की लगभग सभी आवश्यकताएं स्थानीय स्तर पर ही पूरी कर ली जाती थी। यह कथन भारतीय परंपरागत आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है। थैंक यू सो मच। MPPSC यूनिट 1 हिस्ट्री का PYQ ख़त्म होता है इस बुक का। अब अगली बुक से PYQ का रिवीजन करेंगे बाद में। और इस वीडियो में गलत क्या बताया मैं और गलत क्या है उसको लेकर कमेंट आप कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, ना अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें, लेकिन कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।